नमस्कार, जय हिंद। इस्लामिक गेम ऑफ थ्रोन्स में अपने बाप की हत्या करके मोहम्मद तुगलक गद्दी पर बैठा। दो चापलूस इतिहासकार थे, पहला जियाउद्दीन बरनी और दूसरा इब्न बटूटा। दोनों ने बड़े चाव से मोहम्मद तुगलक के फेंके चांदी के सिक्कों के बदले आंख मूंद कर इतिहास में दिन को रात लिख दिया है। इतिहासकारों ने मोहम्मद तुगलक को दयालु और बुद्धिमान शासक बताया है, लेकिन इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हम मोहम्मद तुगलक के डिमोनेटाइजेशन, राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित करने की महाभूल, 25 वर्षों के शासन की भूल नीतियों, जनता पर किए गए अत्याचारों एवं 16 विद्रोह का वर्णन करेंगे। अपने चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। कासिम से आखिरी मुगल तक सीरीज में हम भारत पर हुए इस्लामिक आक्रमणों का इतिहास जान रहे हैं। सन 632 से सन 1325 मोहम्मद बिन कासिम से गियाजुद्दीन तुगलक के अंत का इतिहास हम पिछले 14 कड़ियों में देख चुके हैं। अगर आपने उन कड़ियों को नहीं देखा है तो अवश्य देख लें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो शुरू करते हैं आज का कथानक। दोनों इतिहासकारों ने छूटते ही तारीफ के पुल बांधे हैं। कहा है कि मोहम्मद तुगलक की बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं है। कोई भी विद्वान या लेखक या कवि या हकीम उनसे तर्क में नहीं जीत सकता था। सुल्तान को फारसी कविताएं जबानी याद थी, उनकी लिखावट सुंदर थी, वो दयालु एवं उदार थे। लेकिन फिर ये भी लिख दिया कि सुल्तान को खून बहते देखना पसंद था। मृत्यु दंड प्राप्त व्यक्ति सदैव उसके द्वार पर खड़े रहते थे। अपने महल के मंचों से मोहम्मद तुगलक जल्लादों द्वारा दी जाने वाली यातनाएं खुद देखता था। मोहम्मद तुगलक को कुछ इतिहासकार एक सनकी के रूप में तो कुछ एक विचारवान शासक के रूप में चित्रित करते हैं, जिसकी सुधारवादी योजनाएं गड़बड़ा गई। ये कैसा कर सुधार था कि जनता की कमर टूट गई, लोग भीख मांगने पर मजबूर हो गए, धनी लोग विद्रोही हो गए, छोटी छोटी भूल की भी कठोरतम सजा होती थी। विद्वान, धार्मिक, कुलीन कोई नहीं बच पाता था। कर वसूली से त्रस्त होकर नागरिकों ने घर बार और खेती बाड़ी छोड़कर जंगलों में भाग गए। समाज छिन्न भिन्न हो गया। मोहम्मद तुगलक एक श्रापित व्यक्ति था। उसके कदम जहां पड़े वहीं पर दुर्भिक्ष पड़े, वहीं पर विद्रोह उठे। पहला विद्रोह मुल्तान के बहराम आबिया ने किया, दूसरा विद्रोह बंगाल में फखरू ने किया, तीसरा विद्रोह मलाबार में सैयद हसन ने किया, चौथा विद्रोह पंजाब में हुआ। इसी समय खाली खजाना भरने के लिए तेलंग लूटने की योजना बनाई। ये वही समय था जब हैजे की बीमारी फैली हुई थी। हैजे के संक्रमण से सुल्तान खुद बीमार पड़ गया और अपने स्वास्थ्य से निराश दिल्ली लौट गया। चारों ओर फैला हुआ संकट कितना गंभीर था ये पता चलता है इब्न बटूटा की लेखनी से। दिल्ली शहर में एक दिन उसने 3 औरतों को देखा था जो ऐसे घोड़े की चमड़ी काट काट कर खा रही थी जिसे घोड़े को मरे महीनों हो चुके थे। चमड़ा पकाकर बाजारों में बेचा जाने लगा। बैल काटे जाने पर लोगों का हुजूम जमा हो जाता था। लोग दौड़े आते थे सिर्फ एक चुल्लू भर खून लेने के लिए, क्योंकि जिंदा रहने के लिए उन्हें खून के घूंट पीने पड़ते थे। आदमी आदमी को खा रहा था। ऐसी गंभीर अवस्था में भी विद्रोह रुके नहीं। 5वां विद्रोह मुल्तान में शाहू अफगान ने किया। 6ठा विद्रोह सिंध के हिंदू जातियों के सरदारों ने किया। उन सरदारों को पकड़कर दिल्ली लाया गया। बहुतों को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया। उनकी औरतों को मुस्लिमों में बांट दिया। उनके बच्चों को पहले खतना करवाया, फिर गुलाम बाजारों में बेच दिया गया। इतने दुख और आश्चर्य की बात है कि आज के मुसलमानों को यही नहीं पता है कि उनके बाप दादा और माँ बहनों को पावन हिंदू घरों से निकालकर ना जाने कितनी पीड़ाएं देकर मुसलमान बनाया गया था। 7वां विद्रोह वारंगल के हिंदुओं ने वीर्य कान्या नायका के नेतृत्व में किया। इस विद्रोह से तेलंग मुसलमानों से मुक्त हो गया। 8वां विद्रोह कान्या नायका की सफलता देखकर उसके ही एक रिश्तेदार ने किया, जिसे जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया था। इस विद्रोह के बाद मोहम्मद तुगलक के पास सिर्फ देवगिरी और गुजरात ही बचे थे। राज्य में चारों ओर दंगे भड़क उठे। दंगे जितने तीव्र होते गए, सुल्तान उतना ही कठोरतम व्यवहार करने लगा और जनता उतनी ही सुल्तान से घृणा करने लगी। दुर्भिक्ष काल में
सरकारी कार्य ना होता देखकर सुल्तान ने खुद दिल्ली त्याग दी। जब राजा प्रजाहित छोड़कर स्वहित में तल्लीन हो जाए तो क्या होता है, ये हम आज भी देख पा रहे हैं। 70 साल राज करने वाला एक परिवार आज हाशिए पर है। उनके सर पर कानून की तलवार लटक रही है। अगर प्रजा सुखी रहेगी तभी तो राजा खुश रहेगा ना। मोहम्मद ने दिल्ली का विनाश कर दिया। खुद भूखा नंगा सुल्तान चोर डाकुओं की भांति डरकर और छिपकर घास फूस की झोपड़ी में रहने लगा। सुल्तान पैदल चलता था और अपना पेट भरने के लिए हिंदू घरों और खेतों में सेंधमारी करता। 9वां विद्रोह कर्रा में निजाम ने किया। 10वां विद्रोह बीदर में नुसरत खान ने किया। 11वां विद्रोह गुलबर्गा के अलीश ने किया। 12वां विद्रोह स्वर्ग द्वार में हुआ। अब तक साथियों के द्वारा 12 विद्रोह हो चुके थे और मुगलों के 20 आक्रमणों से मोहम्मद का साहस टूट चुका था। अब दुर्भिक्ष का असर थोड़ा कम पड़ा और सुल्तान को महसूस हुआ कि उससे नाराज और उसकी हत्या करने को आतुर दरबारियों के क्रोध में कमी आई है। मोहम्मद तुगलक दिल्ली लौट आया, लेकिन दिल्ली की हालत दयनीय हो चुकी थी। शायद यही वो समय था जब मुस्लिमों ने दिल्ली के हिंदू महलों और मंदिरों पर कब्जा किया होगा और उन पर मस्जिद या मज़ारों का अरबी साइन बोर्ड लगा दिया होगा और उसे मुस्लिमों द्वारा निर्मित घोषित कर दिया। 13वां विद्रोह किया गुजरात के हिंदू सरदारों ने। 14वां विद्रोह हुआ देवगिरी में। 15वां विद्रोह अगी चमार ने कर दिया। देवगिरी के हाथ से निकल जाने से सुल्तान टूट सा गया। बर्नी को बुलाकर सुल्तान ने बताया कि बर्नी, तू देख रहा है ना कि किस प्रकार विद्रोह पैदा होते जा रहे हैं। एक जगह विद्रोह दबाओ तो दूसरी जगह विद्रोह उठ खड़ा होता है। बर्नी तो कहना चाहता था कि यह सब सुल्तान की भूल नीतियों की वजह से हो रहा है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए बर्नी ने कुछ नहीं कहा। 16वां विद्रोह सुल्तान के भांजे बहाउद्दीन ने कर दिया। उसके साथ जो व्यवहार किया है वो व्यवहार आज भी मुसलमानों के द्वारा देखा जा सकता है। बहाउद्दीन को पकड़कर दिल्ली लाया गया। जिंदा बहाउद्दीन की चमड़ी छीलकर चावलों के साथ पकाकर पुलाव बनाया गया और उस पुलाव को बहाउद्दीन की पत्नियों और बच्चों को जबरदस्ती खिलाया गया और बाकी शरीर में भूसा भरकर सारे राज्य में जुलूस निकलवाया गया। तो ये थी दयालु मोहम्मद की दयालुता। ऐसे ही खून से भीगे चावलों को उन्हीं के परिवारजनों को खिलाया गया था 1990 के कश्मीर में। इसी से फिर साबित हुआ कि मुस्लिम मानसिकता आज भी मध्यकालीन ही है। इन विद्रोहों के बीच कांडल नामक स्थान में सुल्तान ऐसा बीमार पड़ा कि 3 वर्षों तक कांडल से हिल नहीं पाया और कुछ ही महीनों बाद सुल्तान की मौत हो गई। अब आते हैं मोहम्मद तुगलक के मूर्खतापूर्ण फरमानों पर। जैसे नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने देश हित में नोटबंदी की थी, वैसे ही तुगलक ने सोने के सिक्के बंद करवाकर तांबे के सिक्के चलवा दिए। उसका इरादा था विश्व विजय के लिए बड़ी सेना जुटाने का और उसके लिए धन की आवश्यकता थी। तांबे के सिक्के चलाने की वजह से खजाने में तांबों का ढेर लग गया। घर घर में टकसाल लगाकर लोग तांबे के नकली सिक्के खुद बनाने लगे। तांबे के सिक्कों का दाम टूटे बर्तनों से भी कम हो गया। योजना विफल होती देखकर अपना तुगलकी फरमान मोहम्मद को वापस लेना पड़ा। यहां 3,75,000 घुड़सवारों की सेना जुट तो गई, 1 वर्ष तक बैठे बैठे खिलाया भी गया, लेकिन सुल्तान के पास वेतन देने के पैसे भी नहीं बचे तो पूरी सेना बिखर गई। सुल्तान ने खुरासान और ईरान पर नजर गड़ा दी, खजाने का मुंह खोल दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मोहम्मद ने तिब्बत की ओर नजर दौड़ाई। तिब्बत पर हमला करने के लिए सेना भेजी कश्मीर के रास्ते। जैसा कि मुस्लिम सेनाओं का व्यवहार रहा है कि रास्ते में आने वाले हर गांव, हर खेत को वो लूट लेते थे, इस सेना ने भी कश्मीर में भी ऐसा ही व्यवहार किया। कश्मीर के परेशान सरदारों ने एक होकर इस सेना के लौटने का मार्ग बंद कर दिया और चुन चुन कर सारी सेना को काट दिया। महीनों बाद इतनी बड़ी सेना में से सिर्फ 10 घुड़सवार दिल्ली लौट पाए और सेना के नाश की खबर सुनाई। सुल्तान पूरी तरह से दिवालिया हो चुका था। कुछ इतिहासकार तुगलक द्वारा राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित करने के निर्णय को क्रांतिकारी बताते हैं, ताकि वो अपने प्रदेशों के बीचों बीच से कुशलतापूर्वक शासन कर सके। इस सफेद झूठ की पोल खुद इब्न बटूता ने खोल दी है।
दिल्ली में मोहम्मद तुगलक के खिलाफ लगातार षड्यंत्र हो रहे थे। दरबारियों की ताकत उसे कम करनी थी, मंगोलों के द्वारा या मुगलों के द्वारा। लगातार आक्रमण से डर कर शांति से जीना चाहता था। कर वसूली की क्रूरता से क्रोधित नागरिक एक कागज पर सुल्तान को गालियां और अपशब्द लिखकर दीवाने आम में रात के अंधेरे में फेंक आते थे। उस पुलिंदे पर लिखा होता था कि सिर्फ सुल्तान ही पढ़े। तुगलक ने बदला लेने के इरादे से दिल्ली के हर मकान को दुगने दाम देकर खरीद लिया और सारी जनता को 3 दिन के भीतर दिल्ली छोड़कर देवगिरी जाकर बसने का फरमान दे दिया। दिल्ली की सारी जनता को जबरदस्ती हकाला गया। 40 दिनों के सफर में ज्यादातर लोग मारे गए। जो बचे वो देवगिरी की मराठी और कन्नड़ भाषी हिंदू जनता के साथ झड़पों में मारे गए। ना तो विद्रोह रुके, ना मंगोलों का आक्रमण। ये योजना भी विफल हुई। दिल्ली की जो भी बची खुची जनता थी और देवगिरी के नागरिकों को फिर से दिल्ली जाने का फरमान सुना दिया गया। दिल्ली के जो मूल निवासी बचे थे, इस उल्टे सफर में वो भी मारे गए और देवगिरी से निकले हुजूम का 1000वां हिस्सा भी दिल्ली नहीं पहुंच पाया। बहुत सारे लोग सफर में ही मारे गए। तो ये था राजधानी के स्थानांतरण का सच। 25 वर्षों के हवाई सुधार, क्रूरता, भारतीय जनता को भुखमरी के कगार पर लाने वाले मोहम्मद तुगलक के शासन का अंत हुआ। मित्रों, आज का कथानक आपको कैसा लगा? लाइक, शेयर, कमेंट करके जरूर बताएं। अगली कड़ी में फिरोज शाह तुगलक और तुगलक वंश के नाश का वर्णन होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकॉन भी दबा दे। जय हिंद, वंदे मातरम।